टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप। अभी तक हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे थे और पोटेंशियल की बात कर रहे थे। आज हम लोग सीखेंगे कि अगर कई सारे चार्जेज हों, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो इनके पूरे सिस्टम के कारण कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो इसको हम 2 तरीके से पढ़ेंगे। पहला होगा कि अगर 2 चार्ज का अगर आपके पास सिस्टम है और फिर कई सारे चार्जेज हैं तो उसके बारे में देखते जाएंगे। तो पहला हमारा पॉइंट होगा 2 आवेशों का निकाय। 2 आवेशों का, जैसा कि हम जानते हैं कि जितना आवेशों को अरेंज करने में कार्य करना पड़ता है वही उसमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई पहला चार्ज Q1 लिया और उसको आप इन्फिनिटी से लेकर के किसी पॉइंट O पर आ गए और इसको लाने में किया गया कार्य W1 है। जरा सोचिए, जब आप इस Q1 चार्ज को लेकर आए यहाँ पर तो आपको कितना कार्य करना पड़ा? 0। क्यों 0 करना पड़ा? क्योंकि इस आवेश को किसी भी विद्युत क्षेत्र द्वारा या अन्य किसी आवेश द्वारा ना तो आकर्षित किया गया और ना ही प्रतिकर्षित किया गया। अर्थात इसको लाने में हमें किसी भी प्रकार का कोई भी फोर्स नहीं लगाना पड़ा। मतलब क्या हो गया कि किया गया कार्य 0 हो जाएगा। तो W1 जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा आपका। इसी प्रकार कोई दूसरा चार्ज Q2 आप इन्फिनिटी से किसी पॉइंट B पर लाते हैं। जब आप Q2 को लाते हैं पॉइंट B पर तो देखिए इस Q1 के कारण यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ था, एक विद्युत क्षेत्र बना था, जिसके कारण जब Q2 को लाया गया तो एक बल का अनुभव होता है। अगर यह ऋण आवेश होता तो इसको प्रतिकर्षित करता और ये भी नहीं होता, दोनों प्लस के हैं तो प्रतिकर्षित करेंगे, विपरीत आवेश होते हैं तो आकर्षित करते हैं। मतलब यह है कि पहले आवेश के द्वारा बनने वाला विद्युत क्षेत्र दूसरे आवेश को प्रभावित करता है, अर्थात कुछ ना कुछ बल अवश्य लगता है। अतः माना Q2 को बिंदु B पर लाने पर जो किया गया कार्य है वह W2 है। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, बीच की दूरी है, वो मैंने R ले लिया। तो Q1 को बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? Q1 को बिंदु A पर लाने में किया गया कार्य, जो W1 आया वो आ गया 0। अब Q2 को लाया गया तो Q2 को बिंदु B पर, नहीं, Q2 को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य W2 बराबर कितना हो जाएगा? तो कार्य जो होता है वो W बराबर होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज। ध्यान आ रहा है? पोटेंशियल बराबर होता था कार्य बटे जिस आवेश को लाया जा रहा है। क्लियर है? यानी कि ये जो W2 होगा ये होगा बिंदु B पर Q1 के कारण विभव। तो बिंदु B पर Q1 के कारण विभव, इसको मैंने B लिख दिया और आवेश लाया कौन सा गया है? Q2 लाया गया है। विभव Q1 ने जनरेट किया है, लाया Q2 को गया है। ये आपका आ गया W2। किसी एक आवेश के कारण किसी R दूरी पर जो विभव होता है वो होता है KQ/R। इसका मतलब बिंदु B पर Q1 के कारण विभव होगा
के Q1 अपॉन R, क्योंकि दूरी R है यहाँ पर। अतः जो W2 आपका बनेगा वो बनेगा के Q1 अपॉन R और मल्टीप्लाई Q2। तो जो W2 की वैल्यू आ गई वो आ गई के Q1 Q2 अपॉन R। पहले आवेश को लाने में किया गया कार्य W1, दूसरे आवेश को लाने पर किया गया कार्य W2। अतः पूरा दो आवेशों का समायोजन बनाने में किया गया कार्य। अतः समायोजन में किया गया कुल कार्य W बराबर हो जाएगा आपका W1 प्लस W2। W बराबर हो जाएगा 0 प्लस के Q1 Q2 अपॉन R। ये वर्क आ गया, यानी वर्क आ गया आपका के Q1 Q2 अपॉन R। यही किया गया कार्य, यही किया गया जो कार्य टोटल वर्क, कुल वर्क कार्य, वही इसमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यही किया गया कुल कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बन जाती है। तो मैं लिख दूंगा इसका मतलब दो आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी के Q1 Q2 अपॉन R। बिल्कुल आसान, यानी दो आवेशों का निकाय बनाने में हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, यह निकाय की कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी वो हो जाएगी के Q1 Q2 अपॉन R। इस पॉइंट में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अब थोड़ा सा टफ होगा कि अगर 3 आवेश लाए जाए, 4 आवेश लाए जाए या n आवेश लाए जाए तो कुल कितना कार्य करना पड़ेगा। वही कुल कार्य उस पूरे आवेशों के निकायों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो अब हम लिखेंगे कई आवेशों को, क्लियर है। ध्यान से देखिएगा इसमें, तो हम एक चार्ज को लाएंगे और एक का कंप्यूटर निकालेंगे। दूसरा पार्ट हो गया कई आवेशों का निकाय। तो देखिए पहले मान लीजिए आप कोई Q1 आवेश अनंत से किसी बिंदु पर लाते हैं A पर, यहाँ पर Q1 चार्ज लिया है, इसको लाने में किया गया कार्य W1। तो इसको लाने पर किसी ने विरोध नहीं किया, कोई विद्युत क्षेत्र नहीं था, तो W1 कितना हो जाएगा। मैं सारे एक एक करके निकालता जाऊंगा। तो Q1 को A तक लाने में किया गया कार्य W1 बराबर हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब मैं Q2 को लाता हूँ, फिर अनंत से एक Q2 आवेश को किसी बिंदु B पर लाया गया, तो मान लीजिए कि कार्य W2 करना पड़ा। तो बात वही आ गई, जब आप Q2 को यहाँ पर लाएंगे तो Q1 इसका विरोध करेगा या इसको सपोर्ट करेगा। इनके बीच की दूरी अगर R1 ले लूँ तो W2 कितना हो जाएगा। तो Q2 को लाने पर किया गया कार्य, Q2 को B तक लाने में किया गया कार्य W2 बराबर Q1 के कारण B पर विभव इनटू जो आवेश लाया गया। तो Q1 के कारण विभव वहाँ पर जाएगा के Q1 अपॉन R12 इंटू Q2 को लाया गया, ये आ गया आपका W2। अब थोड़ा सा चेंज आएगा इसमें। अब आप क्या करते हैं, एक Q3 चार्ज अनंत से लाते हैं, यहाँ पर इसको स्टेब्लिश करते हैं बिंदु C पर, Q3 को लाते हैं। इसको लाने पर अगर क्या किया गया कार्य W3 हो
तो इस Q3 को Q1 भी विरोध करता है और Q2 भी विरोध करता है, तो इसको लाने में दोनों के अपोज में कार्य करना पड़ेगा। तो इसका भी पोटेंशियल यहाँ होगा, इसका भी पोटेंशियल यहाँ होगा, तो आपको डबल कार्य करना पड़ेगा। तो इसको मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखूंगा, ध्यान से समझेंगे। Q3 को लाने में कहाँ पर, C पर लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा। तो Q1 के अपोज में कितना कार्य करना पड़ेगा, कि Q1 Q3 अपॉन R13, भाई दोनों का चार्ज और अपॉन बीच की दूरी इंटू के, और Q2 के विरोध में भी तो लाया गया है, तो Q2 से Q3 की दूरी मैंने मान ली R23, तो Q2 के विरोध में कितना कार्य करना पड़ेगा, कि Q2 Q3 अपॉन R23, ये हो जाएगा आपका वर्क Q3 को लाने में। इसी प्रकार Q4 को लाते हैं। मान लीजिए आप Q4 को अनंत से लाते हैं, बिंदु D पर इसको आप एस्टेब्लिश करते हैं, तो किया गया कार्य आपका W4 हो गया। अब देखिए जो Q4 लाया गया है, Q4 Q1 के अगेंस्ट, Q2 के अगेंस्ट और Q3 के अगेंस्ट, तीनों के अगेंस्ट कार्य करना पड़ेगा। तो W4 कितना हो जाएगा, इसी प्रकार Q4 को D तक लाने में किया गया कार्य W4 बराबर हो जाएगा, पहले Q1 के अगेंस्ट के Q1 Q4 अपॉन बीच की दूरी मैंने R14 लिख दिया, प्लस के Q2 के अगेंस्ट के Q2 Q4 अपॉन, अब 2 से 4 के बीच की दूरी मैंने R24 ले ली, तो अपॉन हो जाएगा आपका R24 प्लस Q3 के अगेंस्ट तो कार्य करना पड़ेगा, इसकी दूरी मैंने R34 ले ली, तो के Q1 का मतलब Q3 Q4 अपॉन बीच दूरी R34, ये हो गया चौथे आवेश को लाने पर किया गया कार्य। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन। अतः इन चारों आवेशों को समायोजित करने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा। अतः चारों आवेशों को समायोजित करने में किया गया कुल कार्य W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। अगर और भी आवेश होते तो इसी कार्य को हम ऐड कर लेते हैं, तो जो नेट वर्क डन हो जाएगा वो जाएगा 0 प्लस के Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस W3 कितना है, के Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस W4 की वैल्यू कितनी है, पूरी इसमें ऐड कर दी जाएगी, के Q1 Q4 अपॉन R14 इधर नीचे लिखा हूँ साइड में, प्लस के Q2 Q4 अपॉन R24 प्लस के Q3 Q4, ये वाला ना टर्म आ जाएगा R34। अगर और बहुत से चार्जेज होते तो उनको मैं इसी प्रकार सारे ऐड कर लेता। अब देखिए इसमें आप देखेंगे तो एक चुटके हैं वो पूरे से कॉमन आ जाएगा आपका, तो W इक्वल टू हो जाएगा,
सकते हैं W बराबर K। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। K Q1 Q2 अपॉन R12, K Q1 Q2 अपॉन R12, फिर K Q1 Q3 R13, तो K तो कॉमन आ गया आपका, Q1 Q3 अपॉन R13, Q2 Q3 R23, Q2 Q3 R23, Q1 Q4 R14, Q1 Q4 R14, ऐसे कर देता हूँ, प्लस Q2 Q4 R24, Q3 Q4 R34। ये चार आवेशों के समायोजन के लिए किया गया आपका कुल कार्य आ गया। अब इसमें देखो क्या चीज दिख रही है, इसको हम समेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, क्योंकि आवेश तो n होंगे भाई, बहुत सारे चार्जेज होंगे। Q1 Q2 R12 यानी 12 12 13 13 23 23 14 14 24 24 34 34। इसका मतलब है कि अगर आगे आता कोई चार्ज तो 5 में होता, तो Q5 का कॉम्बिनेशन 15 25 35 45। क्लियर है ना। इसी प्रकार 6 7 8 n, तो Q1 के साथ Qn का 2 3 4 सबके साथ n टाइम्स ऐड होता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर जो स्टोरी बची वो है समेशन लगाने की। तो देखिए क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू K कॉमन है, समेशन ऑफ Q1 कहीं नहीं है, Q2 कहीं नहीं है, Q4 के कारण फोर्स नहीं लगा रहा है, कहीं पर वर्क नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब QJ। I और J क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग संख्याएं हैं, जबकि कहीं पर भी जो I है वो J के इक्वल नहीं आएगी, यानी 2 2 4 4 कहीं नहीं आएगा। क्लियर हो रहा ना। अच्छा, अपॉन RIJ, I और J की वैल्यू जो है वो 1 2 3 4 5 इसी फॉर्म में चल रही है, यानी I और J की I बराबर 1 J बराबर 1 से n तक। अगर n चार्जेज होते तो इनको मैं ऐसे लिखता। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है। तो इस तरह से जो नेटवर्क डन को समेशन फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। आपके लिए जो प्रायः क्वेश्चन बनते हैं उनमें कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन दिया जाएगा कि कोई स्क्वायर होगा, उस स्क्वायर में कोई चार्जेज होंगे Q 2Q -3Q -4Q। अब आपसे कहा जाएगा कि इस निकाय की आप वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बताइए, तो आपको केवल इस फॉर्मूले का यूज कर लेना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी संभाव त्रिभुज के शीर्षों पर Q -Q और Q इस तरह चार्ज रखे होंगे, इनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बताइए। ध्यान रखिए, अगर कोई चार्ज माइनस में है तो उसको माइनस में लिखा जाएगा, क्योंकि जो वर्क है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, यह एक अदिश राशि है, अतः इनका बीजगणितीय योग किया जाएगा। मान लीजिए कि अगर आपका Q1 और Q3 माइनस के होते तो दोनों माइनस में लिखते, यहाँ पर Q2 को प्लस में Q3 को माइनस में लिखा जाता तो यह टर्म माइनस का आ जाएगा। ऐसा मत करिए कि सभी की वैल्यूज लिख करके सब में प्लस लगा दिया, तो जो आपका नेट एनर्जी आएगी वो सही नहीं आएगी, गलत आंसर होगा आपका। और यही इसकी आपकी जो कुल वैद्युत स्थिति ऊर्जा होगी वो कार्य के बराबर हो जाएगी के समेशन ऑफ QI QJ अपॉन
Rij, I does not equal to j, but I बराबर 1, j बराबर 1 से लेकर वैल्यू होगी n तक। कुछ किताबों में ऐसा लिखा होता है कि यहाँ पर 1/2 लगा होता है। क्या लगा होता है? यहाँ पर 1/2 लगा होता है। तो उस 1/2 का कारण क्या होता है? तो वहाँ पर जो समेशन होता है वो डबल टाइम्स होता है। डबल टाइम्स क्यों, कैसे? तो वह इसलिए होता है कि जब Q2 को लाया गया तो Q1 के कारण Q2 पर कार्य, यदि Q2 पहले होता तो Q1 के लिए कार्य। समझ में आ रही बात? 2 और 4, 2 के कारण 4 पर एनर्जी स्टोर, 4 के कारण 2 पर। तो जो टर्म होते ये सारे के सारे डबल टर्म हो जाते हैं। होते या नहीं होते? विचार करिए भाई, जो 1 3 का कॉम्बिनेशन है, 3 1 का कॉम्बिनेशन, तो 2 बार लिखना पड़ता है। सभी टर्म 2 बार लिखे जाते हैं तो उनका जो सम आता, टोटल आता, योग आता, वो 2 गुना आता। इसलिए उन किताबों पर यहाँ पर 1/2 लिख दिया जाता है। उस 1/2 को आप शॉर्टनेस से समझेंगे, आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है और 1/2 नहीं लिखना है। आपको यही कंसेप्ट ध्यान रखना है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि कई आवेशों के निकाय के कारण जो किया गया कुल कार्य होता है एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, बाह्य कारक के द्वारा, वही आपकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। अब आपको इन 2 चित्रों में इसकी भुजा मैंने x मान ली और इसकी भुजा मैंने l मान ली, समबाहु त्रिभुज है। इनके कारण आपको कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है और इसको हल करके आपको कॉपी में लाना है। अगर ये सवाल आपको नहीं आते, पहले आपको सॉल्व करने, फिर नहीं आते, तो आपको प्रॉब्लम आप नोट कर दीजिएगा कि सर हमको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। या कोई भी ऐसे क्वेश्चन है किसी भी प्रकार की बुक से आप उनको सॉल्व करिए और प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, क्वेश्चन नोट कर दीजिए या उसका कॉपी करके उसमें आप क्रॉप करके डाल दीजिए। तो उसका सजेशन आपको इसी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो के फॉर्म में या आपको रिटर्न में मिल जाएगा। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।